गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम नया चैप्टर नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, यूनिट 5th। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा 7th चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 7th चैप्टर रहेगा, सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटे, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, बड़े ध्यान से समझना इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपके समझ में आएगा तो आगे के चैप्टर बहुत इजी आपको लगेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी इज ए बॉडी, it is a body whose shape and size do not change when an external force is applied. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बेटे ध्यान से, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज चेंज नहीं होना चाहिए, मींस और डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स शुड नॉट चेंज। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम शुड नॉट चेंज। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम है बेटे body should not change. Distance between the molecules of the body should not change. ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमने ले लिए, ये छोटे छोटे पार्टिकल से, आपको भी पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो बेटे इसके अंदर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जब हम यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो अगर रिजिड बॉडी है तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? शेप एंड साइज डू नॉट चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक तो इसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा बेटे डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज, वो भी यहाँ पर चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स इसका शेप एंड साइज जो है डेफिनेट होगा। शेप एंड साइज जो है डेफिनेट होगा। डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, डेफिनेट शेप एंड साइज यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल है रिजिड बॉडी? एक्चुअली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे उसमें थोड़ी बहुत उसकी बनावट चेंज होगी, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा, तो एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। बट हम रिजिड बॉडी मानते हैं। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, सॉलिड बॉडी जो है, दैट इज नोन एज ए रिजिड बॉडी। कोई भी सॉलिड फॉर्म में ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक रिजिड बॉडी। दिस इज ए रिजिड बॉडी। पहले इसको नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं
पार्टिकल क्या होता है, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। पार्टिकल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ए पार्टिकल? पार्टिकल क्या होता है? तो बेटे पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल जो होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट which have mass, जिसके पास क्या होगा? मास तो रहेगा ही रहेगा। ए पार्टिकल is said is defined as an object which have mass and which have definite mass उसका मास तो होगा ही होगा, बट शेप एंड साइज, जब हम इसके शेप एंड साइज की बात करें, बट इट्स शेप एंड साइज कैन बी नेग्लेक्टेड। उसके शेप और साइज को हम क्या कर सके? नेग्लेक्ट कर सके। तो पार्टिकल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है विच हैव डेफिनेट मास, उसका एक मास होगा और इसका शेप और साइज जो होता है बेटे, हम उसको प्रैक्टिकल मींस डेरिवेशन करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट इसके अंदर जो रहेगा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाएं, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है? तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम। ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन, विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर, विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। तो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज सिस्टम। इसको हम क्या कहेंगे बेटे? दिस इज नोन एज सिस्टम। क्लियर है? तो सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स भी होता है, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स क्या होता है? तो इंटरनल फोर्स होता है the force exerted between the force exerted between the molecules, force exerted between the molecules of a system, force exerted between the molecules of a system on one another, on one another, एक दूसरे के ऊपर। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं, ठीक है? ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं। आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हो इसको? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इंटरनल फोर्स बोल देते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम ऑन वन अनदर इज नोन एज इंटरनल फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं भाई? इंटरनल फोर्स यहां पर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सटर्नल फोर्स,
force applied on a system, force applied on a system by an external agency, by an external agency means किसी बाहर से कोई फोर्स लगाया गया। जैसे ये हमारी एक बॉडी थी, इस बॉडी के ऊपर हमने बाहर से ये फोर्स लगाया, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स अप्लाइड ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। बेटे टोटल इंटरनल फोर्स कितना होता है? टोटल इंटरनल फोर्स, टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनल फोर्स कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होता है? क्योंकि इस पार्टिकल को ये खींच रहा है, ए बी को खींच रहा है, बी ए को खींच रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। कोई सी है वो इन दोनों को खींच रहा है, कोई डी है वो इन तीनों को खींच रहा है, ये तीनों उसको खींच रहे हैं। तो ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स। फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी। ये इस ए ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स, इधर 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 इधर, बहुत सारे फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं। ए खींच रहा है, बी इसको खींच रहा है, सी इसको खींच रहा है, डी खींच रहा है, ई खींच रहा है, हर कोई इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन हो गई और नेट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? 0। तो टोटल इंटरनल फोर्स कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 0 होता है। क्लियर? पहले बेटे इन 4 डेफिनेशंस को आप नोट करो। नेक्स्ट बेटे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कर लिया नोट ये? टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी के अंदर कितने टाइप का मोशन होता है? टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी में कितने टाइप का मोशन होता है? सबसे पहले फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटे, 3 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है वो प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। सेकंड टाइप जो होती है हमारे बेटे वो होती है प्योर रोटेशनल मोशन। सेकंड टाइप इज प्योर रोटेशनल मोशन। और थर्ड टाइप जो हमारी होती है यहाँ पर बेटे वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर? तो एक रिजिड बॉडी 3 टाइप से मोशन होते हैं। पहला प्योर ट्रांसलेशन, प्योर, दूसरा प्योर रोटेशनल, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं। अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर F फोर्स अप्लाई करता हूं, अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर F फोर्स अप्लाई करूं तो सभी के सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। सभी के सभी पार्टिकल्स जो है सेम लाइन में जाएंगे और इनकी डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। ये ध्यान रखना। अगर फर्स्ट पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर है तो ये लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकल था, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
every particle of the body travels every particle of the body travels with every particle of the body travels with the same linear distance, with the same linear distance. हर पार्टिकल जो है वो सेम लीनियर डिस्टेंस से मूव करना चाहिए, दैट इज नोन एज प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। उसको हम क्या कहेंगे बेटे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्योर ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पर ये होता है। सेकेंड टाइप को हम डिस्कस करते हैं। हमारी जो सेकेंड टाइप होगी दैट इज प्योर, आया समझ में? हर पार्टिकल बाय सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इज सेम। हर पार्टिकल के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसी रहेगी? सेम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर रहेगी। कर लिया नोट? चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हमने डिस्कस किया, प्योर रोटेशनल मोशन। अब जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है? प्योर रोटेशनल मोशन होता है when a body is moving in such a way that its all particles, इसके सारे पार्टिकल्स जो हैं, its all particles moves with same angular velocity, same angular velocity। एक बॉडी को हम रोटेशनल मोशन में कब कहेंगे? जब इसके सभी पार्टिकल्स जो है सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो है मूव करेंगे, सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। दिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहने वाले हैं? रोटेशनल सिस्टम या रोटेशनल मोशन। कंसीडर, बेटे ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला पार्टिकल है। ये वाला पार्टिकल अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है ऐसे, तो ये पार्टिकल यहाँ पर ये इस पाथ को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? ये पीछे से जाएगा, ऐसे घूम कर आएगा, हाँ या ना? ऐसा ही होगा भाई। ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल भी ऐसे घूमकर आएगा या नहीं आएगा? ये वाला पार्टिकल है, ये भी घूमकर ऐसे आएगा। इसका हर एक पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल मूव करेगा सेम एंगुलर वेलोसिटी से। इसमें एंगुलर वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम एंगुलर वेलोसिटी से जो है हर पार्टिकल यहाँ पर मूव करने वाला है। जब हम इसमें बात करें लीनियर वेलोसिटी की, यहाँ पर हम अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें बेटे, तो लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी जो है विल बी डिफरेंट बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा। किसी पार्टिकल का यहाँ से डिस्टेंस r है, किसी का r1 है, किसी का r2 है, किसी का r3 है, ठीक है।
तो r डिफरेंट होगा तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी हमारी क्या रहने वाली है यहाँ पर डिफरेंट रहने वाली। तो ये हमने डिस्कस किया प्योर रोटेशनल मोशन। इसको हम और थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन को। पहले आप ये डेफिनेशंस लिखो। यहाँ देखो मैं इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम एक बना रहा हूँ बेटे, कर लिया नोट? ये क्या कहता है, ये हमारा सर्कल ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल यहां से ये ऐसे मूव कर रहा था, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहा है, सर्कल में जाएगा। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो भी बेटे यहाँ से सर्कल में यहाँ पर जाने वाला है। तो हर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में जाएगा। हर पार्टिकल किस में जाएगा? सर्कुलर मोशन में यहाँ पर जाने वाला है। तो ईच रोटेटिंग पार्टिकल हैज ए, हर रोटेटिंग पार्टिकल के पास क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ईच रोटेटिंग पार्टिकल हैज ए सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल में घूमेगा। ये देखो यहाँ पर इमेजिन करो आपके सामने एक स्फेरिकल बॉल है, ये ऐसे घूमेगा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल ऐसे घूमेगा, तीसरा पार्टिकल ऐसे घूमेगा। तो हर रोटेटिंग पार्टिकल के पास एक सेंटर होगा सर्कल का, ठीक है? जैसे इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, हर पार्टिकल के पास ये सेंटर होगा। ऑल सच पॉइंट्स मेक ए स्ट्रेट लाइन, ये सभी all such points make a straight line, ये सभी जो हैं ये कैसी लाइन बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। all such points make a straight line known as axis of rotation, known as axis of rotation। इसको हम क्या कहेंगे? इन सभी को अगर हम मिला दें ये क्या रहेगा? दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर पॉइंट जो है वो सर्कल बनाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन अगर आपसे पूछे तो इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ axis of rotation is always perpendicular to plane of rotation। एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। ये सर्कल ऐसे, ये सर्कल ऐसे, ये सर्कल ऐसे, अलग अलग सर्कल। यहाँ पर जो लाइन, जो सेंटर सभी का होगा वो कॉमन होगा, ठीक है? और वो क्या होगा? दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये डायरेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है? फिर इसको अभी और डिस्कस हम करते हैं बेटे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नॉट रोटेटिंग। यहाँ पर जो पॉइंट होगा क्या वो घूमेगा? वो नहीं घूमेगा। इमेजिन करो बेटे, सोचो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ठीक है? ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। सेंटर में जो लाइन, ये लाइन थी, इसके चारों तरफ क्या ये पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल क्या ये मूव करेंगे? क्या ये रोटेट करेंगे?
आप अपने फैन को देखो, फैन का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, नीचे से आप जब आप फैन को देखते हो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है, क्या वो रोटेट हो रहा है? वो अपनी जगह पर फिक्स है, वो अपनी जगह पर क्या है? फिक्स है। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखते हैं? ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नॉट रोटेटिंग, all the points on the axis of rotation are not moving, वो मूव नहीं कर रहे, ठीक है, वो अपनी जगह पर फिक्स है, वो अपनी जगह पर क्या है बेटे? फिक्स है। आई थिंक बहुत रहेगा। चलो अब हम थर्ड टाइप करते हैं, और जो लास्ट टाइप है बेटे हमारी वो है प्योर रोटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसको और कर देते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड लीनियर मोशन। इसके अंदर जो है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल्स जो हैं वो रोटेट भी करेंगे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और स्ट्रेट लाइन में भी जाएंगे। यहाँ पर जो सेंटर होगा, सेंट्रल पॉइंट, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट किधर जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इस तरह के मोशन को हम रोलिंग मोशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रोलिंग मोशन। पार्टिकल्स जो है, ये वाला पार्टिकल जो है बेटे, थोड़ा लार्ज व्यू करके हम इसको देखते हैं। जब हम इसका लार्ज व्यू देखते हैं तो भाई इसके अंदर हमारा जो पार्टिकल्स हैं, ये थोड़ा बड़ा व्यू हम बनाते हैं। ये हम पार्टिकल लेकर चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्योर रोलिंग मोशन के लिए सबसे पहले तो हमें पढ़ा है पहले भी कि ये आगे आएगा तो ये पार्टिकल जो है इधर आएगा, ठीक है, ये पार्टिकल्स इधर भी आएंगे, ऐसे रोटेट भी होंगे, और हमारा P3 जो है पार्टिकल थर्ड है वो कैसा होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। जैसे एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक स्पेयर था, बॉल थी, ये बॉल ऐसे घूमते हुए जा रही है, ये आगे कब चलेगी? जब ये पॉइंट फिक्स होगा। अगर ये पीछे जाएगा तो हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर ये पीछे जाएगा तो यहीं पर ये क्या करती रहेगी? स्लिप करती रहेगी। इसके अंदर वेलोसिटी जीरो होगी, ये पार्टिकल आगे जाएगा, लीनियर मोशन होगा। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफी है। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम कल उसको डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो बेटे थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपना होमवर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपना होमवर्क रेगुलर करना, ध्यान से करना। थैंक यू।